हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना नया बैच यूजीसी नेट हिंदी के दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी, हम सबसे पहले करने वाले हैं यूनिट 8 हिंदी नाटक। तो मैं आपको देवनागरी नाटक कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे भारत दूरदर्शन नाटक। आज हम नाटक पढ़ेंगे और कल को मैं आपको लाइव क्लास में एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी, जैसे मैंने अंधेर नगरी नाटक की करवाई थी। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नाटक पढ़ना भारत दूरदर्शन। देखो, जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमें पहले उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और ये स्लाइड ऐसी है, जब तक पाठ्यक्रम में भारत दूरदर्शन नाटक रहेगा तब तक क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। कभी प्रकाशन वर्ष आएगा, कभी अंक का नाम आएगा, कभी ये पूछा जाएगा कितने अंक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो हम भी बेसिक जानकारी से अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो भारत दूरदर्शन नाटक है, उसका समय है 1880। और ये क्या कहलाता है, ये नाट्य कहलाता है और लास्य रूपक भी कहलाता है। ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें 6 अंक है। और राइटर तो आप सभी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित ये नाटक है। अब बात करते हैं इसके अंकों की। तो जब हम अंक की बात करते हैं तो हर अंक में एक स्थान है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले अंक का जो स्थान है वो है बी थी, जिसमें एक योगी गाता है, यहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है। दूसरा अंक है शमशान टूटे फूटे मंदिर। तीसरा अंक है मैदान। चौथे अंक में जो है स्थान का नाम नहीं दिया गया है, तो एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। पांचवा अंक है स्थान है किताब खाना। ये इस बार एग्जाम में आया था, जो अभी जून में एग्जाम हुआ है। छठा अंक है हमारा गंभीर वन का मध्य भाग। तो इस तरह ये हमारे 6 अंक है और इनके स्थान है। या तो ये पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा स्थान भारत दुर्दशा का है, कौन सा नहीं, या फिर इन्हें क्रम से पूछ लेंगे, पांचों के नाम दे देंगे, क्योंकि चौथे अंक का तो नाम नहीं है यहाँ पर। तो 5 जो अंक बचे बाकी उनका नाम दे देंगे और कह देंगे क्रम से लगाइए इन्हें। तो ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलते हैं आगे। अब चलेंगे, जब हम किसी भी नाटक को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, पहले हमें उसे पात्रों का नाम पता होना चाहिए। तो भारत दुर्दशा ये जो पात्र है उनके बारे में यहाँ पर ही लिखा हुआ है। ये बुक है भारत दुर्दशा, ये मूल पुस्तक है जहाँ से मैंने ये पेज रखे है। तो जब हम ये बुक पढ़ते हैं ना, तो इसके शुरू में एक बड़ा अच्छा सारांश दिया हुआ है। यदि हम उसे पढ़ लेते हैं तो हमें मतलब ये पता चल जाएगा नाटक में है क्या। कंप्लीट नाटक हमारा एक तरह से जो है शॉर्ट नोट्स के टाइप पूरा हो जाएगा। तो वहीं से मैंने ये फोटो लिया है। इसमें कुल 6 अंक है और पात्र कितने हैं, 19 पात्र। आजकल तो पूछे जाने लगे हैं कि नाटक में कितने पात्र है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत दुर्दशा में 19 पात्र है। वो भी देख लेते हैं। एक योगी, जहां से मैंने आपको बताया नाटक का प्रारंभ होता है। अभी हम मूल नाटक की तरफ भी चलेंगे, कंप्लीट नाटक मैंने रखा हुआ है। फिर दूसरा पात्र है भारत, फिर निर्लजता। ये जय की जगह यहाँ पर ले आएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। आशा, भारत दुर्देव, सत्यानाश फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली सभ्य, महाराष्ट्री सभ्य, एडिटर, कवि, पहला देसी, दूसरा देसी, डिसलॉयल्टी यानी कि देशद्रोह। ये सबसे इम्पोर्टेंट पात्र है भारत दुर्दशा में, मतलब जो पूछा जाता है एग्जाम में। और फिर भारत भाग्य, उनमें से भारत निर्लजता, आशा, भारत दुर्देव, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, डिसलॉयल्टी और भारत भाग्य अमूर्त पात्र है। तो ये भी याद रखिएगा कि 19 पात्र में से कौन से अमूर्त पात्र हैं। तो ये बात हुई हमारे पात्रों की। देखो, यहाँ पर हुई समय की बात, अंकों की बात, इधर हुई पात्रों की बात। अब चलेगा मूल नाटक की तरफ। जब हम नाटक, मैंने आपको बताया है, जो हम नाटक ओपन करते हैं तो भी इम्पोर्टेंट चीजें हो जाती है। तो जो ये नाटक का प्रारंभ होता है मंगलाचरण से, तो हमें ये पता होना चाहिए किस नाटक के में है। ये वाला मंगलाचरण किस नाटक में है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा भारत दूरदशा में। तो ये बात हुई मंगलाचरण की। अब तक बात हुई हमारी बेसिक जानकारी। देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ
एक बार पहले दिखा देती हूँ आपको कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ से हमारा मूल नाटक शुरू होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो ये मेरे पास बुक है, इसमें शुरू में काफी अच्छा सारांश दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया है, जैसे यहाँ पर मूल नाटक रखा है मैंने पहला अंक, तो पहले अंक को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैंने जो इस बुक में पहले अंक के बारे में एक सारांश दिया हुआ है, जिसे पढ़कर हमें ये पता चल जाएगा कि हमें पहले अंक में पढ़ना क्या है। मतलब उसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, इस बुक में है। तो यहाँ पर मूल नाटक भी रखा हुआ है, साथ में हम पहले ये पढ़ेंगे कि पहले अंक में है क्या। यदि हम इसको पढ़ लेते हैं तो आधा नाटक हमारा यहीं पर सोल्व हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि इसकी विषय वस्तु क्या है। तो मैंने हर अंक से पहले ऐसे ही रखा है। देखो यहाँ पर पहला अंक बिल्कुल जो मूल पुस्तक है वहां से ये मैंने लिया है, लेकिन उससे पहले हम पहले अंक का सारांश पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। भारतेंदु के समय में एक तरफ भारत का गौरवशाली अतीत था, तो दूसरी तरफ दीनहीन मृतप्राय उसका वर्तमान। नाटक के पहले अंक में भारतेंदु लिखते हैं, इंपोर्टेंट पंक्ति है, सबसे पहले जेई ईश्वर धनबल दीनो, सबसे पहले विद्या फल जिन गई लीनो। लेकिन वही आज सबसे पीछे हो गया है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। भारतेंदु कहते हैं कि इसके मूल में हमारा आपसी कलह है। इतिहास इसका गवाह है कि उस समय तक अखंड भारत की कोई परिकल्पना न थी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय चेतना न थी। उस समय तक भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद नहीं था। पूरा भारत असंख्य छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। सभी रियासतें अपने राज्य के विस्तार और अहंकार के चलते एक दूसरे से लड़ा करती थी। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए विदेशी ताकतों को आमंत्रित करने से भी कोई हिचकता न था। आपसी कलह की वजह से ही इस देश में मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ। देखो, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो हमें उसके पीछे की पता होनी चाहिए कि राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, किस समय में उन्होंने ये नाटक लिखा था, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पढ़कर हमें यही पता चल रहा है। कालांतर में जिन्होंने इस देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। ये पंक्ति भी प्रथम अंक में आई है। आगे चलेंगे। उसके बाद अंग्रेज आए, वे यहाँ व्यापारी के रूप में आए, परंतु अपने लिए यहाँ की स्थितियों को अनुकूल पाकर बाद में यहाँ के शासक बन गए। मुस्लिम शासकों ने इस देश को सत्वहीन तो कर दिया था, बाकी का काम अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। पूर्व शासकों के मुकाबले अंग्रेजों के शासन में व्यवस्था थोड़ी सुधरी, लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई। परंतु अंग्रेज तो यहाँ व्यापार करने आए थे, धन कमाने आए थे। उन्होंने वही किया, यहाँ से धन बटोर कर वे अपने देश भेजने लगे। फिर ये पंक्ति काफी इंपोर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेई धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। तो ये एक तरह से पहले अंक का यहाँ पर हमने सारांश देख लिया। अब चलेंगे मूल नाटक की तरफ। पहला अंक, स्थान बी थी। शुरुआत कहाँ से होता है, एक योगी गाता है। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। भारत दुर्दशा नाटक का प्रारंभ एक योगी गाता है, यहाँ से शुरू होता है। तो बिल्कुल सही है। ये क्या गाता है, लावनी गाता है। देखो यहाँ पर ये सबसे पहली पंक्ति जो हमारे एग्जाम में हजारों बार पूछी जा चुकी है, इंपोर्टेंट है। पहले अंक में सिर्फ हमें ये गीत देखने को मिलता है जो योगी गाता है, जिसका हम पीछे सारांश देख कर आए हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं भारतेंदु जी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पंक्तियां, इसमें भी सबसे जो शुरू की दो पंक्तियां ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप मार्क कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। यही नाटक चल रहा है। फिर इसके बाद ये वाली पंक्ति हमारी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि जब हम कोई नाटक पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम पर भेज दिया था पूरा नाटक कि आप एक बार खुद से पढ़कर आइएगा। अगर आप खुद से पढ़कर आए हो तो आपको बेटर समझ में आएगा, नहीं तो इस क्लास के बाद एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा, तो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीजें सभी। उसके बाद आगे चलेंगे। फिर उसके बाद ये पंक्ति इंपोर्टेंट है, यानी जो प्रथम अंक में गीत आया है जो योगी गाता है, इसमें चार पांच पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली पंक्ति, फिर उसके बाद ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। आगे नंबर 3 ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये पंक्ति, यानी टोटल चार पंक्ति है जो हमें बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। और ये क्रम से ही आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आजकल आपको पता है पंक्ति का क्रम भी पूछा जाने लगा है। तो ये तो बात हुई हमारी प्रथम अंक की। अब चलेंगे अपने दूसरे अंक की तरफ। दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है। किस प्रकार भारत का प्रवेश कैसे होता है, फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट,
हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। वह अपनी अवदशा से अत्यंत दुखी है। उसे महाभारत का दुर्योधन याद आता है। एक वह अकेला वीर पुरुष था जिसने श्री कृष्ण से कहा था कि बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और आज हमारे 20 करोड़ पुत्र हैं जिन्होंने आक्रमणकारियों को पूरा का पूरा देश ही दे दिया। आज हमारे पुत्रों की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, बान, सत्य सब कहाँ चला गया। भारत अपने दुर्देव से इतना डरा हुआ है कि उससे भागता फिरता है। उसे अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता। उसके 20 करोड़ स्वयं अनाथ बनकर भटक रहे हैं। उसे उम्मीद थी कि राजेश्वरी विजयनी, महारानी विक्टोरिया की मदद मिलेगी, परंतु उनके भी वादे निरर्थक सिद्ध हुए। उन्होंने कंपनी के हाथ से भारत का शासन अपने हाथ में लेते समय जो घोषणाएं की थी सब निरर्थक सिद्ध हुई। फिर भी भारत को उन्हीं से आशा है। माता राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। फिर भारत निराशा और हताशा से घिर जाता है। हाय परमेश्वर बैकुंठ में बैठे हैं और राजेश्वरी सात समुद्र पार। वह मूर्छित होकर गिर जाता है। तभी निर्लजता का प्रवेश होता है। सबसे पहले दूसरे अंग में किसका प्रवेश होता है? भारत का प्रवेश होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पिछली बार आपके पेपर में पूछा भी गया था। जब साहस और स्वाभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति को कायरता घेर लेती है। वह निर्लज हो जाता है। सारी प्रताड़नाएं सहकर, भीख मांगकर भी यदि खाना मिले तो उसे कायर और निर्लज व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। मरने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारत ऐसा भी नहीं कर सका। वह सारी प्रताड़नाएं सह रहा है तथा अपमानित जीवन जिए जा रहा है। ये तो हमने देखा दूसरे अंक का सारांश। अब चलेंगे मूल जो पुस्तक है वहां पर दूसरे अंक पर। देखो आपको क्लियर तो हो रहा है ना। पहले हम जो अंक है उसका सारांश पढ़ रहे हैं और फिर हम जो मूल नाटक है वहां पर जा रहे हैं। दूसरे अंक पर चले गए। स्थान शमशान, टूटे फूटे मंदिर, कोआ कुत्ता सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। सबसे पहले भारत का प्रवेश कौन से अंक में होता है ये इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार होता है। मैंने आपको जब अंधेर नगरी नाटक पढ़ाया था तो बताया था जैसे यहाँ पर वन लिखा हुआ है तो वन का मतलब क्या है। यहाँ पर ये रहा, फटे कपड़े पहने, क्योंकि ये एक ही पेज है लेकिन मैंने जो है क्लियर दिखाई दे इसलिए इसे डिवाइड कर कर रखा है पीपीटी में। तो यहाँ पर वन लिखा हुआ है। वन का अर्थ क्या है? फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्धकिरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है भारत का प्रलय किस स्थिति में हुआ था। तो याद रखिएगा मतलब भारत की क्या वेशभूषा थी। तो फटे कपड़े पहने, ये सब चीजें आपको इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। फिर यहाँ पर भारत है, यही वह भूमि है। ये तो हम पीछे अभी सारांश में देख कर ही आए हैं। इसमें ये पंक्ति याद रखिएगा आजकल पूछी जाने लगी है। जैसे कोई फेमस पंक्ति है और किसी बुक में आई है तो पूछी जाने लगी है किस बुक में ये आई है। तो याद रखिएगा भारत दूरदर्शन नाटक में ये पंक्ति देखने को मिलती है। दूसरे अंक में सबसे इंपॉर्टेंट पहले स्थान याद रखिएगा। फिर भारत का प्रवेश होता है दूसरे अंक में, उसके बाद ये पंक्ति याद रखनी है। आगे चलेंगे, फिर उसके बाद ये वाली पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पहले से ही यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। आगे चलेंगे, फिर यहाँ पर उनकी बातचीत होती है जो हम पीछे यहाँ पर देखकर भी आ चुके हैं सारांश में। यहाँ पर फिर देखो दूसरे अंक में पहले भारत का प्रवेश होता है, फिर निर्लजता आती है और फिर आशा आती है। एक जगह जो है अपनी साथ कॉपी पेन लेकर बैठा करें क्लास में, मैं आपको पहले ही बता चुकी। दूसरे अंक में लिख लीजिएगा पहले भारत का प्रवेश फिर निर्लजता और आशा, यानी 3 जनों का प्रवेश होता है दूसरे अंक में। इम्पोर्टेंट है। और निर्लजता का क्या भेष था ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जांघिया, सिर खुला, ऊंची चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अंग खुले, सिर खुला। ठीक है। और आशा का किस में होता है? लड़की के वेश में जो है यहाँ पर इसका जो है आती है मंच पर। तो याद रखिएगा दोनों। ठीक है। तो भारत दूसरे अंक में भारत का प्रवेश, निर्लजता का प्रवेश और आशा का प्रवेश। और निर्लजता की ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है दूसरे अंक में। यह देखो भारत मरता है, जल्दी से घर उठा ले चलो। अगर एग्जाम में ही ये पंक्ति आ गई तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे किसने कहा था। तो याद रखिएगा ये निर्लजता की पंक्ति है। आगे चलेंगे, अब चलेंगे तीसरे अंक की तरफ। पहले सारांश देखेंगे। तीसरे अंक में भारत दुर्देव का प्रवेश होता है। भारतेंदु ने मुस्लिम तथा अंग्रेज
शासकों को भारत दुर्देव के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि भारत की दुर्दशा के लिए यही जिम्मेदार है। कौन कौन जिम्मेदार बताइए? मुस्लिम और अंग्रेज जो हमारे शासक ये आए थे, मुस्लिम और अंग्रेज। भारत दुर्देव नाचते हुए जो गीत गाता है, उसमें भारतेंदु भारत की क्या क्या दुर्दशा हुई है, हो रही है, और किन कारणों से हो रही है, इसका वर्णन करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बाढ़, रोग, आपसी फूट, कलह, बैर, ये सब ऐसे कारण है जिनके चलते भारत पायमाल हो गया। भूखा आदमी कभी भी स्वाभिमानी नहीं हो सकता, वह खुशामदी बन जाता है, कायर और आलसी हो जाता है, भाग्यवादी हो जाता है, संतोषी हो जाता है। संतोषी आदमी अपनी दुर्दशा से उबरने की कोशिश नहीं करता। भारत इसी अवस्था को पहुंच गया है। वह हर तरह से अपमान भी सहने को मजबूर हो गया। मुसलमान उसे काफिर कहते थे और अंग्रेज उसे काला कहकर अपमानित करते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काफर काला, नीच पुकारो, तोड़ पैरो हाथ। मुसलमान जो है काफिर कहते थे और अंग्रेज क्या कहते थे? काला कहकर अपमानित करते थे। उस जमाने में पूरा भारतीय समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। याद रखिएगा, ये हम तीसरे अंक का सारांश पढ़ रहे हैं। एक बड़ा वर्ग अनपढ़ गवारों का था और दूसरा वर्ग अंग्रेजी पढ़े लिखों का था। पढ़ा लिखा वर्ग अंग्रेजों का वफादार बन गया और दूसरा वर्ग जो है राष्ट्र का भक्त बन गया। राजभक्तों को सरकार की तरफ से तरह तरह की सुविधाएं मिलती थी, यानी जो अंग्रेजों के वफादार बन गए, उन्हें तो सुविधाएं अच्छी मिलती थी। उन सुविधाओं के लालच में वह वर्ग देश के साथ गद्दारी करता था, जबकि राष्ट्रभक्तों को सरकार की तरफ से तरह तरह से प्रताड़नाएं मिलती थी। मतलब जो अंग्रेज के साथ थे उन्हें तो बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं, और जो नहीं थे उनके साथ में उन्हें प्रताड़नाएं मिलती थी। फिर भारत दुर्देव सत्यानाश फौजदार को बुलाता है। ठीक है, तीसरे अंक में जो है सबसे पहले भारत दुर्देव आता है। वो किस रूप में आता है? अंग्रेजी और जो मुस्लिम शासक के उसके रूप में दिखाया है। सत्यानाश फौजदार के संवादों के माध्यम से भारतेंदु यह बताना चाहते हैं कि इस देश का सत्यानाश कैसे हुआ है। इम्पोर्टेंट है, जो सत्यानाश फौजदार आया वो क्यों आया है नाटक में? उन्होंने इसलिए दिखाया है कि भाई उस पात्र के माध्यम से भारतेंदु यह बताना चाहते थे कि जो ये देश का सत्यानाश हुआ है ये कैसे हुआ है। तो सबसे पहला कारण जो वे बताते हैं धर्म। कि धर्म के नाम पर शैव वैष्णव आपस में लड़ते रहे। धर्म के नाम पर पूरा समाज अनेक जातियों में बंट गया। तो पहला कारण क्या था देश के सत्यानाश का? कि धर्म। धर्म के नाम पर क्या हुआ? पूरा समाज अनेक जातियों में बंट गया। धर्म के नाम पर जो है ऊंच नीच के भेदभाव ने तथा छुआछूत ने समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। ठीक है, तरह तरह के विधि विधान रीति रिवाज ने भी समाज का बहुत नुकसान किया है। बाल विवाह और विधवा विवाह का निषेध करने से समाज में व्यभिचारी फैला। विदेश यात्रा पर रोक लगाकर धर्म ने हिंदू समाज को कूपमंडूक बना दिया। इसी तरह फूट, लोभ, भय, अपेक्षा, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, शोक आदि भारत दुर्देव की ऐसी सेनाएं हैं जिन्होंने भारत को किसी काम का नहीं रहने दिया है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया है कि कैसे भारत का जो है सत्यानाश हुआ है, किन कारणों से हुआ है। अब हम चलेंगे मूल नाटक की तरफ। तीसरा स्थान है मैदान। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव आता है। भारत दुर्देव की जो भूमिका थी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वर्ण लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए। इम्पोर्टेंट है, जो भारत दुर्देव है उसका जो वेश क्या था जब वो नाटक में आता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है। तीसरा अंक स्थान मैदान, और तीसरे अंक में सबसे पहले भारत दुर्देव आते हैं। भारत दुर्देव की ये पंक्ति इंपोर्टेंट है। भारत गुरुदेव कहता है, कहा गया भारत मूर्ख, जिसको अभी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ भारत गुरुदेव ये गीत गाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पंक्ति ये वाली है, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूरा गीत गाता है। ये वाली पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है, काफर काला नीच पुकारो तोड़ू पैरो हाथ। फिर आगे जो है यहाँ पर वो चला जाता है। जो यहाँ पर जो है यहाँ पर भारत दुर्देव का जो गीत है ये समाप्त हो जाता है। फिर आगे अब भारत कहा जाता है। भारत दुर्देव भी कह रहा है, एक तत्सम बाकी है, अब के हाथ में वह भी सांप है। ये सब हम पीछे जो है सारांश में देखकर आए हैं।
आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर जो मैंने आपको बताया सत्यानाश फौजदार आता है, वो मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ सारांश में। इसमें जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है वे देखते हैं। सत्यानाश फौजदार की दो पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआ छूत का क्रम, होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है किसकी है? सत्यानाश फौजदार की। उसके बाद एक और पंक्ति इनकी इंपॉर्टेंट है हमने तीनों कलबल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। इंपॉर्टेंट है, सत्यानाश फौजदार की पंक्ति है। आगे चलते हैं। फिर जैसा कि हमने पीछे देखा कि सत्यानाश फौजदार बताता है कि सबसे पहले मतलब किसने क्या क्या किया। तो धर्म ने सबसे पहले सेवा की, उसके बाद कर्म से याद रखिएगा, सबसे पहले धर्म, उसके बाद फिर वेदांत का नाम लेता है सत्य फौजदार। मतलब जो है देश को नाश करने में किस किस का प्रयोग था वो बता रहे हैं। वेदांत, उसके बाद संतोष ने भी बड़ा काम किया। कैसे काम किया वो भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया, अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं, राज ने रहा पेंशन ही सही, रोजगार ने रहा सूत ही सही। मतलब ये संतोष हो गया कि राज नहीं रहा तो कोई नहीं, पेंशन तो है, रोजगार नहीं रहा, सूद तो है, वह भी नहीं तो घड़ी का, वह भी नहीं तो घर ही का सही, संतोष परमा सुखम, रोटी ही को सरा सरा के खाते हैं। मतलब जो है संतोष हो गया, उसने ही बड़ा काम किया। फिर उसके बाद अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। यानी इनका जो सैवरा धर्म, वेदांत, संतोष, फिर यहाँ पर अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश, ये सब चीजें। ठीक है। अब यहाँ पर फिर उसके बाद जो है भरत दुर्देव बोलता है कि मेरे पास इन लोगों को क्रम से भेजो, रोग, मेहर, कर, मध्य, आलस, अंधकार, चरक क्रम से मेरे पास भेज दो। तो ये जो पंक्ति है ये अभी आपके समझ में नहीं आएगी, चौथे अंक में जो है यहाँ पर इसको काफी अच्छी डिटेल में हम जो है चौथे अंक में इस पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारे 3 अंक जो है समाप्त होते हैं। अब हम यहाँ पर चलेंगे अपने अगले अंक की तरफ, जो कि है फोर्थ अंक है हमारा। पहले हम सारांश देखेंगे, फिर मूल नाटक की तरफ चलेंगे। देखो आपको समझ में तो आ रहा है, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। कल को जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगी तो आपको जो जो डाउट है वो सब पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूं। जो फोर्थ अंक है उसमें क्या होता है, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार बारी बारी से प्रवेश करते हैं और अपनी अपनी विशेषताएं बताते हैं। पहले रोग का प्रवेश होता है, वे अज्ञान से उत्पन्न भारतवासियों की बीमारियों के नाम गिनाता है, नजर, शराब, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता आदि। और इन बीमारियों का इलाज भी ओझा, दर्शनीय, सियाने, पंडित, सिद्ध लोग करते हैं। उस जमाने में टीका का आविष्कार हो चुका था, परंतु भारतवासी शीलता के डर से टीका नहीं लगवाते थे। इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत दुर्दशा नाटक के अनुसार जो है लोग टीका क्यों नहीं लगवाते थे, किस डर के कारण। तो याद रखिएगा शीलता के डर के कारण जो है टीका नहीं लगवाते थे और अपने प्यारे बच्चों के प्राण गंवाते थे। फिर आलस्य का प्रवेश होता है, आलस्य नाम के पात्र के माध्यम से भारतेंदु ने संकेत किया है कि लोग कितने सत्वहीन और अकर्मण्य हो चुके थे। जिस देश के लोगों का गुरु मंत्र यह हो कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये, मलुकदास की पंक्ति है। तो फिर उनके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आलस्य और निकम्मेपन का एक और नमूना भारतेंदु ने दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला पंक्ति तो खूब चलती है आलस्य के नाम पे कि ये आलस्य का मंत्र जो है देकर गए हैं मलुकदास। तो ये वाली पंक्ति तो काफी पूछी जा चुकी है, ये थोड़ा जो है अभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, तो इसको याद कर लीजिएगा। भारतेंदु की पंक्ति है, नाटक में भी हमें आगे मिलेगी। फिर मदिरा आती है, पहले कौन आता है, रोग आता है, फिर कौन आता है, फिर आलस्य आता है, फिर मदिरा आती है। फिर मदिरा की बारी आती है। मदिरा सेवन जैसे आज समस्या है, वैसे ही भारतेंदु के समय में भी समस्या थी। मदिरा पान कितना हानिकारक है इसका वर्णन भारतेंदु ने बहुत चुटीले ढंग से किया है। मदबा पीले पागल, जीवन बीतियो जात, बिनु मद जगत सार कछु, नाई मान हमारी बात। फिर मदिरा के बाद अंधकार का प्रवेश होता है। भारतेंदु ने अंधकार को अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। इंपोर्टेंट है, अंधकार को किसके रूप में प्रस्तुत किया है?
भारतीय तो यह कहना चाहते हैं कि विदेशी शासक चाहे वे मुस्लिम हो ब्रिटिश हो, वे हमारी दुर्दशा का कारण तो है ही, परंतु हमारी दुर्दशा का मूल कारण हमारा आपसी कलह, अविद्या, मोह और मूर्खता ही है। नहीं तो दूसरा क्या कारण हो सकता है जिसके चलते इतना विशाल देश मुट्ठी भर ताकतों के सामने घुटने टेक गया। तो यहाँ पर तो ये हुआ सारांश। अब चलेंगे मूल नाटक की तरफ। चौथे अंक में जो है, सबसे पहले क्या है, रोग का प्रवेश होता है। रोग अपने बारे में क्या बताता है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। रोग अपने बारे में बताता है। उसके बाद आगे चलेंगे, सबसे पहले रोग का प्रवेश होता है, फिर आलस्य का प्रवेश होता है। किस तरह होता है आलस्य, मोटा आदमी जो भाई लेता हुआ धीरे धीरे आवेगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी हुआ है वन, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ आलस्य जो आता है। उसके बाद ये आलस्य की पंक्ति है जिसमें कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये पंक्ति इंपोर्टेंट है, हम पीछे सारांश में जो है देख कर आ चुके हैं। आगे फिर मदिरा का प्रवेश होता है। कैसे होता है, यहाँ पर टू लिखा हुआ है तो देख लेते हैं टू का अर्थ क्या है। सावली सी स्त्री, लाल कपड़ा, सोने का गहना, पैर में घुंघरू, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। किसके बारे में है ये, मदिरा के बारे में, इंपोर्टेंट है। प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर किया, फिर देवताओं की प्रिय होने से मैं सुरा कहलाई, और मेरे प्रचार के हेतु श्रोता मणि यज्ञ की सृष्टि हुई है। इंपोर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा। मदिरा, फिर उसके बाद मदिरा के बाद कौन आता है, मदिरा के, ये मदिरा की पंक्ति है, इंपोर्टेंट है, जो हम पीछे सारांश में देख कर आए हैं। फिर मदिरा के बाद आता है अंधकार। अंधकार की ये पंक्ति काफी इंपोर्टेंट है। देखो जो जो इंपोर्टेंट है वो मैंने पहले से ही मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारा फोर्थ अंक जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है पांचवा अंक, पहले देख लेते हैं पांचवें अंक में क्या है। पांचवें अंक में 7 मेंबर की कमेटी की बैठक होती है। सभी भारत दुर्देव की चढ़ाई से निपटने का उपाय सोचने में लगते हैं। सभी अपनी अपनी सलाह प्रस्तुत करते हैं, परंतु इसी बीच देशद्रोह का प्रवेश होता है और सभी की स्थिति भीगी बिल्ली जैसी हो जाती है। भारतीय तो यह कहना चाहते हैं कि पढ़े लिखे बौद्धिक लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, वे बातों के शेर होते हैं। परिस्थिति से सामना होने पर वे दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। अब चलेंगे मूल नाटक की तरफ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये 7 सभ्य है, और हमें ये याद रखना है कि ये 7 मेंबर थे, कौन कौन थे। स्थान है किताब खाना। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी। सभापति चक्करदार, टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी मास्टर से। आपको याद रखना है 7 मेंबर थे, और वे कौन कौन थे। तो उनकी देखो ये बातचीत चल रही है यहाँ पर, जो हम पीछे देख कर आए ना, कि भारत दुर्देव की चढ़ाई से निपटने का उपाय सोचने में लगे हैं। कौन लोग, ये जो 7 लोग हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी बातचीत चल रही है। जब बातचीत चल रही है उसके बीच में फिर किसका प्रवेश होता है, डिसलॉयल्टी का। इंपोर्टेंट है, किस अंक में, डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है, 5वें अंक में होता है। इसका अर्थ है देशद्रोह। ओके, तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है, ये बता दिया मैंने आपको। अब चलेगा हमारा जो छठा अंक है। छठे अंक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। छठे और आखिरी अंक में घने वन में एक पेड़ के नीचे भारत अचेत पड़ा है और भारत भाग्य का प्रवेश होता है। आपने देखा हर अंक में किसी ना किसी का प्रवेश हो रहा है, इम्पोर्टेंट है। आजकल तो क्रम भी पूछा जाने लगा। वे जागो जागो रे भाई, एग्जाम में काफी बार पंक्ति आ चुकी है, का उद्घोष करते हुए भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। लेकिन भारत नहीं जागता और अंत में थक हार कर, निराश होकर भारत भाग के आत्महत्या कर लेता, और इस तरह नाटक पूरा हो जाता है। तो जो भारत दुर्दशा नाटक है, इसमें आत्महत्या कौन करता है, भारत भाग के। अब चलेंगे मूल नाटक की तरफ। छठा स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वर्ष के नीचे अचेत पड़ा है और भारत भाग्य का प्रवेश होता है। छठे अंक में किसका प्रवेश होता है, भारत भाग्य का। भारत भाग्य गाता हुआ आता है, जागो जागो रे भाई, सोयत निसी बैस गवाई। जागो जागो रे भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। तो ये पूरा जो है भारत भाग्य का गीत है, वो भारत को जगाने का प्रयास कर रहा है कि अब तो जाग जाओ। तो ये जब पूरा गीत समाप्त हो जाता है और नहीं जागता, उसके बाद जो है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है,
ये भारत भाग्य की पंक्तियां, मुझसे वीरों का क्रम नहीं हो सकता, इसी से कातर की भांति प्राण देकर उड़ीन होता हो। यानी भारत भाग्य जो है अंत में आत्महत्या कर लेता है और यहीं पर जो है नाटक समाप्त हो जाता है हमारा। एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये 6 अंक हुए। देखो मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कंप्लीट नाटक लाइन बाय लाइन बताया, लेकिन पूरा कंप्लीट सारांश बता दिया, अंक बता दिए, पंक्ति बता दी जो इम्पोर्टेंट थी। और जो मान लो एक दो पॉइंट रह गए हैं, उसका तरीका ये है कि जब मैं आपको कल एमसीक्यू करवाऊंगी तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको अंधेर नगरी नाटक के करवाए थे, विद डिटेल करवाऊंगी, तो जो एक दो चीज ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट रह गई है, वो मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से करवा दूंगी। इस तरह हमारा पूरा नाटक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बार आपको खुद से पढ़ना है, अगर आप खुद से नहीं पढ़ते तो वो आपकी गलती है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। जो ये बुक है इसमें ना, जो नाटक में जो शब्द आए और मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमें अर्थ नहीं मिलते, तो यहाँ पर जो बुक के आखिरी में है शब्दार्थ और टिप्पणी, मैंने पेज रख दिया। अगर आप नाटक पढ़ते हो और कोई शब्द समझ में नहीं आता, तो यहाँ से आप अर्थ देख लीजिएगा। जो जो मुश्किल शब्द है सबका अर्थ यहाँ पर रखा हुआ है, जो नाटक में शब्द आया है। ठीक है, अब चलेंगे, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि नाटक पढ़ने के बाद हमें पढ़ लेनी चाहिए तिवारी बच्चन सिंह की बुक से, जो हमारे पाठ्यक्रम में नाटक लगे है। तो आज हम भारत दूरदर्शन नाटक पढ़ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि तिवारी की बुक में क्या लिखा है भारत दूरदर्शन नाटक के बारे में, और बच्चन सिंह की बुक में क्या लिखा है। देखते हैं, सबसे पहले तिवारी वाली बुक में देखेंगे। भारत दुर्दशा में तो भारतेंदु ने अपने हृदय की संपूर्ण व्याकुलता व्यक्त कर दी है। भारतवर्ष की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक अवनति, इस अवनति में ब्रिटिश शासन की नीति का प्रभाव और सुधार के लिए देश प्रेमियों की व्याकुल चेतना, सभी की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। भारत दुर्दशा में वीर और करुण का मिश्रण है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। तिवारी वाली बुक में ये मुझको मिला है। आगे भी तिवारी वाली बुक का ही रखा हुआ है। इसमें जो है किताब खाना वाले में, जो हमारा 5वां अंक का नाम है किताब खाना, उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें देख लेते हैं तिवारी वाली बुक से। भारत दूरदर्शन नाटक की रचना भी इसी भाव भूमि पर लिखी गई, बंगला कृतियों से प्रेरित है। इसी नाटक में 5वें अंक के किताब खाना वाले दृश्य में भारत गुरुदेव के परिहार का उपाय बताते हुए बंगाली सदस्य कहता है, गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं सोनता। वो हुआ का अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनने होता। किंतु है हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। किसकी पंक्ति है? 5वें अंक में जो बंगाली मेंबर था, जो हम पीछे देख कर भी आए हैं, वहां से था। इस कथन में ओ हुआ से तात्पर्य बंगाल से है। भारतेंदु स्वयं देख आए थे कि बंगाल में अधिक जागरण है, वहां अंग्रेजी के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है और उसका असर होता है। वे बंगाल के सामाजिक और साहित्यिक जागरण से प्रभावित थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये भारत दूरदर्शन के बारे में इम्पोर्टेंट है। देखो जो पंक्ति ना तिवारी वाली बुक में, बच्चन सिंह की बुक में किसकी नाटक की कोई पंक्ति आ गई तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो इस पंक्ति को थोड़ा और ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम चलेंगे बच्चन सिंह की बुक पर। बच्चन सिंह की ये बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। देख लेते हैं भारत दुर्दशा के बारे में क्या लिखा। भारत दुर्दशा की टेक है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेइतन विदेश चली जात यति ख्वारी। इंपोर्टेंट पंक्ति एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है और ये हमें प्रथम अंक में देखने को मिलती है। धन के विदेश जाने से ही इसकी दुर्दशा है, मुसलमानी राज्य में धन विदेश नहीं जाता था। दूसरे अंक में फिर जो मैंने आपको बताया था भारत दुर्योधन का जो है प्रसिद्ध वाक्य है, वो सुई वाला जो पंक्ति है इंपोर्टेंट है। उसके बाद में बताते हैं भारत दुर्दशा का रूप विवेक क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी, हाथ में नंगी तलवार। आप देख रहे हैं, यदि आप नाटक पढ़कर आए हो तो आपको ये चीजें समझ में आराम से आ रही हो। भारत दुर्दशा की फौज में एक से एक महारत थी, आलस्य, धर्म, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपव्यय आदि। ऐसे बाकी जवानों के सामने संगेज खा नादिर सा अदने सिपाही है। उसके सबसे बड़े महारथी है आलस्य और अनाख्य। इस नाटक के बुद्धिजीवी पात्र है। कौन कौन है बुद्धिजीवी पात्र? संपादक, जो हमारे 5वें अंक में किताब खाना में आए थे ना, वे 7वें नंबर उनकी बात हो रही है। वे बुद्धिजीवी पात्र दिखाए गए हैं नाटक में। संपादक, कवि, वक्ता, प्रबुद्ध, महाराष्ट्र और बंगाली। पर ये लोग क्रम से नहीं जुड़ रहे हैं। केवल क्रांतिकारी संपादकीय और ओजस्वी कविताएं लिखने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर और राज राजेश्वरी के प्रति भारतेंदु का आदर लिखने से काम, भारतेंदु का आदर है, पर मध्यकालीन भक्तों के परमेश्वर की
शक्ति संपन्नता में उन्हें आस्था नहीं है। भारत दुर्दशा कहता है, कहा गया मूर्ख जिसको अपनी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। ये पंक्ति भी हम देख कर आए थे, भारत दुर्देव का जहाँ प्रवेश हुआ था वहां पर। इस देश को तो यह नाटक दुखांत न होकर सुखांत ठहरता और हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया था कि किसने भारत दुर्दशा को हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना है, तो किसने माना है? बच्चन सिंह ने माना है। बच्चन सिंह की बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो यहाँ पर जो है हमारा नाटक कंप्लीट होता है, भारत दुर्दशा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। एक बार यदि आप ये क्लास देख लोगे और खुद से पढ़ लोगे, ज्यादा बेटर तो यह है, जिस दिन मैं आपको जो नाटक पढ़ाती हूँ आप पहले से पढ़ कर आइए और फिर क्लास में आइए। ठीक है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। या दूसरा तरीका ये है, आज मैंने आपको पढ़ा दिया खुद से, पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर दी हुई है भारत दूरदर्शन नाटक, खुद से पढ़ लीजिएगा। और कल जब एमसीक्यू के लिए आप क्लास में आओ तो खुद से भारत दूरदर्शन नाटक पढ़कर ही आना है। देखो ये फ्री क्लास है सभी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है फ्री क्लास इसीलिए ही है ताकि आप सभी बच्चे पढ़ पाओ। बहुत परेशानी होती है, कई बार होता क्या है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमको नाटक में ध्यान से पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो और पेपर में कैसे प्रश्न बन रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने ये क्लास शुरू किया है कि जो बच्चे खुद से पढ़ तो लेते हैं लेकिन एक उन्हें गाइडेंस चाहिए कि हमें कैसे क्या पढ़ना है, उन्हीं के लिए ज्यादा क्लास है। तो भारत दूरदर्शन नाटक हम पढ़ चुके हैं आज। कल को हम 25 जुलाई है हमारी कल, तो हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। और एमसीक्यू वाली जितनी भी क्लास है वे सब 11 बजे लाइव होने वाली है। तो लाइव क्लास होगी, आप आइएगा एमसीक्यू वाली क्लास में। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, जो मैंने अभी तक यूनिट 8 पर क्लास ली है उसकी मैंने अलग से, यदि आप हिंदी विद टीचर चैनल पर जाओगे प्ले लिस्ट पर जाना, तो ये मैंने आज ही बनाई है, यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 8 हिंदी नाटक। तो इसमें आपको अभी तक 3 क्लास मिलेगी। पहली क्लास मिलेगी कि हमको ये नाटक जो है, ये नाटक वाली यूनिट पढ़नी कैसे है, नोट्स कैसे बनाए, और इम्पोर्टेंट चीजें मैंने उसमें दी। फिर दूसरी क्लास अंधेर नगरी नाटक की है, उसमें हमने पूरा नाटक पढ़ा था, जैसे आज हमने भारत दुर्दशा को कवर किया है। ठीक है, देखो लाइन बाय लाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, पर मुझे लगता है जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, वे सभी मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। और फिर अगले दिन जो है हम यहाँ पर अंधेर नगरी की एमसीक्यू वाली क्लास है, यानी टोटल 3 क्लास है और एक आज हमारी भारत दुर्दशा हो गई। तो यानी यूनिट 8 पर हमारी 4 क्लास अभी तक हो चुकी है। ये दोनों डेमो क्लास थी अंधेर नगरी की, ताकि आप लोग देख ले कि मैं किस तरह का पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये तो बात हुई। यदि अब भी आपका कोई डाउट और आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल हमारी लाइव क्लास होने वाली है 11 बजे। एमसीक्यू सोल्व करेंगे भारत दूरदर्शन नाटक के। तो वहीं पर जो आपको आज की क्लास में समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा। और ये क्लास अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।